नमस्कार, स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम चुनावी विश्लेषण में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की संभागवार विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरणों की, विधानसभा सीटों पर मचे घमासान की और प्रत्याशियों को लेकर मची खींचतान की। स्वदेश विश्लेषण में आज हम बात करेंगे मालवा और निमाड़ के खरगोन, खंडवा, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर जिले की विधानसभा सीटों की। यहां के चुनावी समीकरणों की इन 5 जिलों में 17 विधानसभा सीटें आती हैं। बात खरगोन जिले की करें तो यहां विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, जिसमें महेश्वर, भीकनगांव, बड़वा, कसरावद, खरगोन, भगवानपुरा विधानसभा सीट आती हैं। तो वहीं खंडवा में हरसूद, पंधाना, मांधाता और खंडवा की 4 विधानसभा सीटें हैं। झाबुआ की बात करें तो यहां झाबुआ, थांदला, पेटलाबद, अलीराजपुर जिले में जोवट और बुरहानपुर में वहीं नेपानगर विधानसभा सीटें आती हैं। खरगोन विधानसभा सीट की बात करें तो इस विधानसभा सीट पर 14 चुनाव हुए हैं। 8 बार कांग्रेस, 6 बार बीजेपी की जीत हुई है। अंतिम 4 चुनाव में कांग्रेस पर बीजेपी भारी पड़ी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में खरगोन जिले की सभी विधानसभाओं में से बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो गया था। तो वहीं वड़वाहा सीट पर यहां पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। वर्तमान में इस विधानसभा सीट से कांग्रेस के सचिन बिरला विधायक हैं। बात महेश्वर विधानसभा सीट की करें तो यहां 2018 में कांग्रेस की विजय लक्ष्मी साधो जीती थी। साधो परिवार का इस सीट पर दबदबा रहा है, लगातार यहां से जीत मिलती रही है। कसरावद विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से कांग्रेस के सचिन यादव, तो जो अरुण यादव के छोटे भाई हैं, वो विधायक हैं और पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा किया है। उधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के इतिहास में खरगोन की विधानसभा सीट सबसे लकी सीट मानी जाती है। साल 1972 के बाद इस सीट पर जो जीता, सरकार उसी की ही बनती है। 15 विधानसभा चुनाव हुए हैं, इनमें से 14 बार राज्य में उस दल की सरकार बनी। 1972 से अब तक सभी 12 चुनावों में यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। बात झाबुआ और अलीराजपुर की करें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने झाबुआ और अलीराजपुर जिलों की 5 सीटों से अधिकांश बागी उम्मीदवारों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मनाने में कामयाबी हासिल की। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं जो चुनावी समीकरण बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। जोवट विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के वरिष्ठ नेता माधो सिंह डाबर को नामांकन वापस लेने के लिए कोई भी वरिष्ठ नेता नहीं मना सका। ये दोनों ही विधानसभा सीटें आदिवासी बाहुल्य विधानसभाएं हैं, इसलिए यहां आदिवासी संगठन जैस का भी काफी प्रभाव है। यहां कांग्रेस का शुरू से ही वर्चस्व रहा है, लेकिन आदिवासी विधानसभा क्षेत्र होने की वजह से यहां कांग्रेस की पकड़ मजबूत देखी जाती है। वहीं मालवा, निमाड़ की विधानसभा सीटों का विश्लेषण हम करेंगे और तमाम जो सीटें हैं उन पर क्या कुछ समीकरण इस बार देखने को मिल रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा जिले की सीटें हैं और जिले में आने वाली 17 विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं। खरगोन जिले में 6 हैं, झाबुआ में 3 सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, खंडवा में 4 विधानसभा सीटें हैं, अलीराजपुर में 2 विधानसभा सीटें हैं, वहीं बुरहानपुर में भी 2 नेपानगर और बुरहानपुर सीटें हैं। साथ ही आदिवासी सीट होने से झाबुआ और अलीराजपुर अहम है, तो आज इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये 17 सीटें काफ़ी अहम हैं। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, दोनों ही दल लगातार सक्रिय हैं और मध्य प्रदेश में तीसरे और चौथे दलों की एंट्री भी है। ऐसे में जो 2 मुख्य दल हैं उनको चुनौती इस बार मिल रही है क्योंकि अन्य दलों की एंट्री मध्य प्रदेश में हो चुकी है। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे किस तरीके से आज मध्य प्रदेश में जो स्थिति है उसको लेकर क्या कुछ चुनावी विश्लेषण है, उस पर आज चर्चा करेंगे। तो आपको बताते हैं आमने सामने कौन है। बड़वा में नरेंद्र पटेल, सचिन बिरला आमने सामने हैं। तो महेश्वर की बात करें तो विजय लक्ष्मी साधो और राजकुमार आम्यो यहां से आमने सामने हैं और साथ ही कड़ा मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है। और कसरावद की बात करें तो सचिन यादव यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आत्माराम पटेल भी यहां बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और खरगोन की बात करें तो रवि जोशी, बालकृष्ण पाटीदार आमने सामने हैं। आप बता दें कि भगवानपुरा, केदार, तो खरगोन से आपको ये प्रत्याशी आमने सामने। भगवानपुरा से अगर बात करें तो केदार डाबर और चंद्र सिंह वाकमले आमने सामने हैं। वहीं भगवानपुरा में भी कड़ी टक्कर है। और अलीराजपुर की अगर बात करें तो यहां पर मुकेश पटेल और नागर सिंह चौहान आमने सामने हैं। वहीं जोवट की बात करें तो यहां पर भी कड़ी टक्कर है। तो ऐसे में लगातार सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग सीटों पर अलग अलग आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। झाबुआ में डॉक्टर विक्रांत भूरिया का मुकाबला भानु भूरिया से है, तो यहां पर जातिगत समीकरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वहीं थांदला की बात करें तो वीर सिंह भूरिया और कंवर सिंह भावर भी यहां पर आमने सामने, तो यहां पर सियासी समीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहीं
पेटलापद में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन प्रदेश की तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर तीसरे दल की भी एंट्री है, लेकिन ये सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मांधाता से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। पहले खरगोन से हमारे साथ सीधे सहयोगी राहुल पंड्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आपसे भी पूरे जो भी समीकरण पर चर्चा करेंगे, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार से आपका तारुफ करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही मुकेश पूर्वे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय राठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राहुल पंड्या, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से फिलहाल खरगोन में सियासी समीकरण बने हुए हैं, क्या कुछ फिलहाल की स्थिति कह रही है, किस दल का यहाँ पर दबदबा है, किस तरीके से समीकरण फिलहाल दिखाई दे रहे हैं? राहुल, तो यहाँ पर राहुल से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन संजय राठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरीके से आप बताइए, क्या कुछ समीकरण फिलहाल आप देख रहे हैं खरगोन में? खरगोन जिले की बात करें, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के अलावा अन्य दल भी यहाँ पर आमने सामने की लड़ाई में कुछ भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ सियासी समीकरण आपको दिखाई दे रहे हैं, संजय जी? जिले में समीकरण के तौर पर अभी तक का जो इतिहास है वो प्राय यहाँ पर भाजपा का माहौल है, भाजपा पर छाई हुई है। चाहे जिला पंचायत हो या स्थानीय शासन विभाग के अपने जो लोकल बॉडीज हो, तो भाजपा के जनप्रतिनिधि का नहीं सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल संजय जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो यहाँ पर अभी तक तो कर रहा है इसमें। संजय जी, आपकी आवाज थोड़ी दूर से आ रही है, मैं चाहूंगा थोड़े पास से आप बोलें जिससे आपकी आवाज और क्लियर आ सके। हमारा मानधाता विधानसभा है, वहाँ है। संजय जी, आपकी आवाज थोड़ी कटकर आ रही है, थोड़ा आप दूर से शायद बोल रहे हैं, थोड़ा और पास आके आप बोले तो थोड़ा बेहतर आपकी आवाज आ सके जी। थोड़ा सा मतदाता का जो रुझान है वो थोड़ा कोई समझदारी भरा हो सकता है, क्योंकि जो विकास के वादे इरादे जो दोनों सरकारों के देख लिए हैं इसने पिछले 5 सालों में, तो क्या सही मानते हैं। और ऐसा लगने लगा कि मतदाता समझदार हो गया है। अब आप उसको कोई हथकंडे और चीप पॉपुलैरिटी वाली कोई चीजें उससे आप बेवकूफ नहीं बना सकते। उसको काम चाहिए, उसको डेवलप चाहिए, उसको सुविधाएं चाहिए, और उसको एक ये आभासी चीजें हैं वो कुछ भी नहीं चाहिए। और इस समय परिदृश्य हमारा ये है कि हमारे यहाँ की जो सीट्स हैं उसमें जो एक सामान्य सीट जो है वो मांधाता है, और आदिवासी बहुल क्षेत्र खालवा के लिए जो है वो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर तो एक प्रत्याशी होता है हमेशा से 89 से टुडे वो रहे हैं। और लेकिन संजय जी, यहाँ पर आप जो मुद्दे हैं उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? कौन कौन से यहाँ पर मुद्दे यहाँ पर इस बार हावी दिखाई दे रहे हैं, और किस तरीके से यहाँ पर अगर जो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो इस अगर कहें कि जो दावा दोनों ही दल कर रहे हैं वो इस बार उन पर खरे उतरेंगे? संजय जी, देखिए, मुद्दे की जहाँ तक बात है, ऐसा कोई ज्वलंत मुद्दा यहाँ है नहीं। जो एक सामान्य है कि बेरोजगारी है, उद्योग नहीं है, ये नहीं है, तो वो परिस्थितियां और क्षेत्र के सर्कमस्टेंसेस के ऊपर आता है। मतदाता को अब चाहिए अच्छी सड़कें, जो आज तक नहीं है। तो बना जरूर देते हैं कि चुनाव आ रहा है, सड़कें ठीक कर दो, मगर जो साल 6 महीने में उधड़ जाती है। अब आदमी समझने लगा है कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें जनप्रतिनिधि लिप्त रहते हैं, ये बिल्कुल पक्की बात है। वरना उनके संरक्षण के बिना कभी भी सड़कें निर्माण कभी नहीं हो सकते। बड़े बड़े ठेकेदार आते हैं तो वो कलेक्टर तो उनकी शक्ल बाद में देखता है, पहले वो विधायकों से मिलते हैं जाकर। इसका क्या कारण है? और जहां तक जब भी ये क्षेत्र में जाते हैं, इनके पास गांव के लोग समस्याओं को अंबार लेके खड़े होते हैं। गांव के लोग अपने प्रस्तावित जो हमारे यहाँ निर्माण कार्य होने, ये सुविधा होती है, स्कूल में मास्टर जी आते हैं, समय पे आते हैं, मास्टर जी काम करते हैं, ये सारी चीजें वो विधायकों को बताते हैं, और इसका कभी सॉल्यूशन आता नहीं है। और अलग अलग सीट है विधानसभा की, जो चारों सीटें हैं वहाँ पर मतदाता का अलग अलग टेस्ट है। ठीक है संजय जी, मैं आपके पास लौटूंगा। तमाम जो मुद्दे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, आपसे तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पाया, बातचीत नहीं हो पाई, क्या आवाज सुन पा रहे हैं? क्या कुछ खरगोन के समीकरण की हम बात करें तो क्या कुछ फिलहाल नजर आ रहा है? कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर हावी हैं, और फिलहाल के जो समीकरण है वो क्या कुछ कह रहे हैं राहुल?
अगर बात करें हम बीजेपी की, तो वो तो अपनी पुरानी योजनाओं को लेकर चुनाव मैदान में आए। खासकर महिलाओं को जो 1200 रुपए मंथली जो दे रहे हैं, वही मुद्दा मेन है। और जातिगत समीकरण की अगर हम बात करें तो एससी को छोड़कर काफी बहुल्य समाज वर्गों में ठीक है, यहाँ पर तमाम मुद्दे हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार की ओर मैं रुक करूंगा। संजय जी से बातचीत हो रही थी, मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। मुकेश पूर्वे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, क्या कुछ आपको लगता है, बुरहानपुर का भी हम जिक्र कर रहे हैं और मालवा निमाड़ की पूरी 17 सीटें हैं जिन पर हम जिक्र कर रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं? ओवरऑल एक मध्य प्रदेश को लेकर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्या कुछ आपको लग रहा है फिलहाल, अगर अभी की स्थिति को लेकर चर्चा करें तो? मुकेश जी देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर निश्चित तौर पर हम ये मान सकते हैं कि जो एक महीने पहले की स्थिति आ रही थी, जिसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं अग्रणी भूमिका दिख रही थी, अब परिस्थितियां कुछ बदली हुई है। कई न्यूज नेटवर्क के और कई सर्वे अब ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई दे रही है। और बात बुरहानपुर की अगर करें तो इस समय बुरहानपुर के अंदर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी भाजपा प्रत्याशी अर्चना चिटनिस के समर्थन में विशाल रैली में है और वो एक यहाँ आम सभा भी लेने वाले हैं। बिल्कुल। देखिए मुकेश जी, बुरहानपुर में 2 सीटें हैं, इन सीटों पर आप किस तरीके से देखते हैं, क्या वजह है यहाँ पर? अगर जो आप समीकरण का जिक्र भी कर रहे हैं तो उसके पीछे की क्या वजह है कि बीजेपी अगर यहाँ पर मजबूत दिखाई देती है, या फिलहाल जो लगातार दौरे हम देख रहे हैं उसकी क्या वजह आपको लगती है? क्या कोई मुद्दे यहाँ पर हावी हैं, नेता विशेष की यहाँ पर जो प्रभावशीलता है वो यहाँ पर हावी है, क्या कुछ आपको लगता है? देखिए, क्या रहा है कि 1985 के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे अधिकांशतः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही विजयी होते आए। बुरहानपुर के अंदर हम देखें तो माननीय अर्चना चिटनिस जो भाजपा की कद्दावर नेता पूर्व मंत्री हैं जी, वो 2013 और 2008 और 2013 में लगातार चुनाव जीती हैं बुरहानपुर से। और ये कहें कि इस बार जो है उनका मुकाबला, पिछली बार निर्दलीय जो विधायक जीत के आए थे जिन्होंने अर्चना दीदी को लगभग 5000 वोटों से हराया था, वो आज कांग्रेस में शामिल होकर के और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में सामने है। और भाजपा और कांग्रेस के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ निर्दलीय रूप से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का संसदीय क्षेत्र में परचम फैलाया था, संगठनात्मक रूप से या सत्ता के रूप में, माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह जी चौहान, उनके बेटे टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर के बागी प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय खड़े हुए हैं। वहीं कांग्रेस से भी चूंकि अल्पसंख्यक टिकट की मांग की जा रही थी और अल्पसंख्यक टिकट नहीं दिए जाने के कारण कांग्रेस के जिला महामंत्री नफीस मंशा खान जो है वो AIMIM ओवैसी की पार्टी से अपना भाग्य आजमा रहे हैं और उनका कहना है कि यहाँ से बड़े नेता लोग उनकी आम सभाओं को संबोधित करेंगे, इसलिए बुरहानपुर में लगता है कि चतुष्कोणीय मुकाबला होगा। ठीक है, मैं आपकी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम चर्चा के लिए। इस पूरी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, देखिए तमाम चर्चा हमने अभी तक की है और ऐसे में आपसे भी एक मैं रिएक्शन चाहूंगा पूरे मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव की स्थिति है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि कई सर्वे को लेकर जिक्र हुआ कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिखाई दी, लेकिन जैसा कि मुकेश जी ने जिक्र किया कि अभी की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी और मजबूत हुई है और लगातार केंद्रीय नेताओं के दौरे जारी है, तो इसको लेकर आपको एक मैं रिएक्शन चाहूंगा। संजय जी, जो परिदृश्य दिख रहा है, जैसे आपने कहा, मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। ये वाले ये मापदंड जो है ये वोट में परिवर्तित होंगे या जो अपनी मत पेटी क्या बोलेगी, ये थोड़ा संशय वाली बात है। मतदाता थोड़ा सा रहस्यमय हो गया है, वो आप समझने लगा है। अब आप उसको कहीं मूर्ख बनाना और ये सब नहीं कर सकते। और यही लास्ट टाइम भी हुआ कि जब लोगों ने मान लिया था कि ये स्टेट ऐसा है जिसमें भाजपा पूरी तरीके से छा गई है, इसमें कोई आएगा नहीं, और आखिरकार कांग्रेस आ गई। और जिस समय कांग्रेस के भी जो लोग दल बदल कर भाजपा से चुनाव लड़े, जो भी वो एक अलग हो गया था, जब वो लोग चुनाव लड़े तब उनके बारे में भी कयास था कि भाई ये क्यों जीतेंगे, मगर उसमें से भी बहुत सारे लोग जीत गए। तो हमें लगता है कि इसका विश्लेषण वहाँ की विधानसभा के स्थानीय मुद्दों पर होना चाहिए और जो शासन की जो योजनाएं रही उनको लेकर लगता जरूर है कि बहुत लुभावनी है। इनने किसी ने महिलाओं को जीत लिया है, किसी ने बच्चों को जीत लिया है,
मगर जीता है कि नहीं ये तो उनसे चर्चा करने पे पता चलता है। आप जब फील्ड में जाते हैं वही विधायक जिसको सराखों पे बिठाया था लोगों ने भारी बहुमत से जो जीता था, जब वो फील्ड में जाता है तो उसकी इंसल्ट हो जाती है। ये मतलब क्या इंगित करता है? मतलब आप कोई काम ही नहीं कर पा रहे हो। अब मतदाता का ये है कि या तो फिर मतदाता को ऐसा लगता है कि मैंने कम बुरा विधायक चुना, ये हो सकता है। तो हम किसी की स्थिति मजबूत है या कोई पूर्वाभास है, ये मुझे लगता है आज की तारीख में ये रीडिंग नहीं आ रही है। ये मतदान के 2-4 दिन पहले हमको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस पार्टी के पक्ष में लोग जा रहे हैं, हम इस पर विचार कर पाएंगे। निश्चित तौर पर ये जो तस्वीर है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। हाँ, और हाँ जी ठीक है, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, आपकी आवाज थोड़ी देर से भी आ रही है। मैं चाहूंगा आगे आपसे और सवाल लेंगे और चर्चा करेंगे। सीधा खंडवा चलेंगे जहां हमारे सहयोगी देवेंद्र जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, खंडवा में 4 विधानसभा सीटें हैं, काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं। फिलहाल अगर समीकरणों की बात करें, क्या कुछ समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं और किस तरीके से मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच दिखाई दे रहा है? और अगर प्रदेश में हम देख रहे हैं कई और भी दल सामने आए हैं, इस बार कई दलों की एंट्री हुई है, तो फिलहाल खंडवा की सियासी तस्वीर क्या कुछ दिखाई दे रही है? चाहूंगा 2018 में यहाँ पर 4 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 1 सीट पर जो है कांग्रेस यहाँ पर जीती थी। वो सीट थी मानदाता और वहाँ पर सिर्फ 1100 से अधिक वोटों से ही वो सीट कांग्रेस जीत पाई थी। लेकिन 2020 में जब यहाँ पर बड़ा एक बाउंडर आया और जब कई विधायक जो है बीजेपी में चले गए, तो उस समय नारायण पटेल भी खुद को रोक नहीं पाए और भाजपा के हो गए। तो इस बार जो है 4 सीटें जो भाजपा की अभी मानी जा सकती है। लेकिन अब जो चुनाव होने जा रहा है इसमें स्थिति ये हो गई है कि जो पंधाना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां से सिटिंग एमएलए राम दांगोरे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी थे, उनका टिकट काट दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कहीं न कहीं पार्टी ने अपना जो फीडबैक देखा होगा कि माइनस गया है, इसलिए उन्होंने उनका टिकट काटा और जो कांग्रेस से आई है छाया मोरे, उनको उन्होंने वहां पर टिकट दिया। तो वहां पर छाया मोरे के प्रति भाजपा की जो एंटी इनकम्बेंसी कही जा सकती वो आ रही है। और दूसरी तरफ वो देखें रूपाली बारे जो पिछली बार वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और 27,000 वोट लेकर आई थी पार्टी से भागी होकर, उसको कांग्रेस ने टिकट दे दिया। तो वहां पर स्थिति बहुत रोचक बन गई है और ये हम बताना चाहेंगे कि वहां पर अभी 50-50 का जो एक कांटे की टक्कर कही जा रही है। तो कुछ भी हो सकता है, रूपाली बारे भी जीत सकती है, लेकिन फिलहाल जो है वहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी भी है। और अगर मानदाता सीट की बात करें तो सामान्य सीट है और मानदाता में जो नारायण पटेल को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, उन पर कांग्रेसी होने का तमगा भी है। और उधर जो है ठाकुर जो उत्तम पाल सिंह है, उनको टिकट दिया है कांग्रेस ने। तो वो जो है कांग्रेस से लगातार यहाँ से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी बीच में एक उपचुनाव लड़े थे लोकसभा का, वो हार गए थे। तो उनको चुनाव लड़ने का अनुभव बहुत ज्यादा कहा जा सकता है और वहाँ जातिगत समीकरणों के आधार पर टिकट दिया गया है। मैं बताना चाहूंगा ऋषभ जी की वहाँ पर जो वोट जातिगत आधार पर हमेशा डलते रहे हैं, क्योंकि वो राजपूत बहुल और गुर्जर बहुल कहा जा सकता है। तो वहां पर गुर्जर को इसलिए टिकट दिया है कांग्रेस भाजपा ने नारायण पटेल को, और कांग्रेस ने राजपूत को दिया है, जो कि इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो जिस तरह से टक्कर की बात कही जा रही है, तो वो दोनों आमने सामने जो मुकाबला रोचक बन पड़ा है। तो कहीं ना कहीं वहां पर अभी कांग्रेस के प्रत्याशी को ज्यादा मजबूत माना जा रहा है, जो पब्लिक में जो लोकल ग्राउंड स्तर पर जाकर बात करते हैं। तो इस तरह से ये 2 सीटें जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ी भारी दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो लोकल खंडवा की सीट है, जो यहाँ पर सिटिंग एमएलए देवेंद्र वर्मा का टिकट काट दिया गया, जो 17 साल से विधायक थे, तो पार्टी ने यहाँ पर भी उनके प्रति कहीं ना कहीं नाराजगी देखी होगी, तो उनका टिकट काट दिया गया। तो जाहिर सी बात है, मतलब विधायक के प्रति नाराजगी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी थी, तो इसलिए यहाँ पर एक महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। वो जिला पंचायत के अध्यक्ष है, उनकी छवि काफी अच्छी मानी जाती है, इसलिए वो कहीं ना कहीं भारी नजर आती है बजाय कि कुंदन मालवीय जी के। कुंदन मालवीय जी लगातार दूसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पिछली बार यहाँ एक बाजी थे कौशल मेहरा, वो यहाँ पर 25,000 वोट ले जाते हैं। तो अगर कौशल मेहरा के 25,000 वोट डिवाइड कर दिए जाए तो इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर नजर आती है। हरसूद विधानसभा क्षेत्र, तो हरसूद में जो है यहाँ पर पूर्व जो यहाँ पर लगातार 7 बार चुनाव जीत चुके विजय शाह जी जो मंत्री है, वो कहीं न कहीं लगातार इस बार भी भारी दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर एक बड़ा जनाधार अभी तक उनका कुछ ऐसा फील्ड में दिखाई नहीं दे रहा। जहाँ तक हम लोगों से बात करते हैं तो बात वही आती है कि वो वहाँ पर जो अभी भी इस तरह की स्थिति बन पड़ रही है और
8वीं बार वो शायद यहाँ से परचम जीत का लहरा देंगे। निश्चित तौर पर देखिए तमाम ये चीजें हैं, साथ ही आपने कहा कि कांटे की टक्कर भी है और 2 सीटों पर कांग्रेस, यहाँ पर दबदबा भी कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय नेताओं के दौरे हम लगातार देख रहे हैं, राष्ट्रीय नेता लगातार पहुंच रहे हैं, बीजेपी लगातार सक्रिय है, क्या इन सभाओं का थोड़ा बहुत असर देखने को मिल रहा है या फिर स्थानीय स्तर पर जो प्रत्याशी है उनके चेहरे को लेकर जनता एकदम क्लियर है कि किसको वोट देना है किसको नहीं? यानी कि 5 तारीख को यहाँ पर छेगांव माखन में होगी। तो छेगांव माखन में उनकी जो सभा का उद्देश्य यह है कि खंडवा जिले की 4 सीटें, बुरहानपुर की 2 सीटें, खरगोन की जो है लगभग 6 सीटें, उधर बड़वानी की सीटें, इस तरह की जो सीटें हैं यहाँ के मतदाताओं को, यहाँ की पब्लिक को यहाँ पर बड़ी संख्या में लाने का एक प्रयास किया जा रहा है और उनको मोदी जी से मुखातिब कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी सभा करके जो वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी के नाम पर, उसको वापस से खींचने का प्रयास। जी बिल्कुल, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे समीकरण हैं जिन पर आगे चर्चा भी हम लगातार कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश भर में चुनावों को लेकर जारी है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मुकेश पूर्वे जुड़े हुए हैं, बुरहानपुर से वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही संजय राठी जी हमारे साथ खंडवा से वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, और साथ ही खरगोन से मनोज रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय जी आप ही के पास आऊंगा। तमाम चर्चा आपने की और तमाम चीजें जो मुकाबले को लेकर आप चर्चा कर रहे थे कि तमाम मुकाबले हैं, लेकिन जो तस्वीर है अभी आगे चलकर और भी स्पष्ट होगी। लेकिन फिलहाल जो हम लगातार देख रहे हैं, केंद्रीय नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं, अमित शाह हों, प्रधानमंत्री मोदी हों, और भी तमाम राष्ट्रीय नेताओं के जो नेता हैं उनके दौरे देखने को मिल रहे हैं, और कांग्रेस से भी तमाम जो नेता हैं वो दौरे कर रहे हैं। तो फिलहाल क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्या इन दौरों का असर कितना पड़ रहा है, या जनता जो है वो जो स्थानीय प्रत्याशी हैं उनको लेकर एक तस्वीर मन में बना चुकी है और आगे उन्हीं को लेकर वोटिंग करेगी? क्या कुछ आप देख रहे हैं संजय जी? थोड़ा इन्फ्लुएंस आता है, ये जो है उल्टा है। संजय जी आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ आ रही है, थोड़ी सी हैजी आवाज है, मगर वो ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं ये स्टार प्रचारक और जो ये वीआईपी कैंपेनर्स जो आते हैं, इसका कोई ऐसा बहुत प्रभाव पड़ेगा ऐसा हमने देखा नहीं है। और ये किसी जमाने में हुआ करता था कि इंदिरा जी ने माला दी और ये है बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब लोग मुद्दे पे बात करते हैं, कोई प्रचारक आ जाए, कोई भी आ जाए, ऐसा कोई जादू नहीं होता। और ये जो एक हुजूम आता है जो आम सभा में, ये मैं बहुत व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, शायद कोई इसमें मेरे से सहमत ना हो, जो इतनी बड़ी भीड़ आती है, चाहे वो मोदी जी आए या राहुल गांधी आए या अरविंद केजरीवाल आए, ये उनके कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं के साथ आते हैं। हर गांव से 10-10, 20-20 लोग हो जाते हैं, भारी भीड़ हो जाती है, इसमें कोई जनता थोड़ी होती है। और लोगों का कहना पड़ता है लाखों लोग आए, लाखों लोग नहीं आए, लाखों कार्यकर्ता आए, और तुम्हारी विचारधारा के लोग हैं वही भीड़ है। शासकीय कार्यक्रम में भी जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जो वो होती है कार्यक्रम होते हैं, साल भर जब ये आचार संहिता ना होती है तो उस समय भीड़ कलेक्टर लाता है और लोग बोलते हैं मुख्यमंत्री से एक के कारण भीड़ आई और प्रधानमंत्री के कारण। पूरे हितग्राहियों को ये लोग सरकारी खर्चे पर लाकर बिठाते हैं और लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री की सभा में लोग उल्टे और छा गए, 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए, और प्रधानमंत्री आए तो 2 लाख लोग आ गए। बिल्कुल नहीं है। प्रशासन इकट्ठी करता है भीड़, कहाँ के जिलों से हितग्राहियों को लाते हैं, ट्रैक्टरों में भरकर, बसों में भरकर, सरकारी खर्चे पर। और भीड़ का कोई और स्टार प्रचारक का कोई प्रभाव आएगा, इसका प्रभाव नगण्य रहता है। ठीक है संजय जी। मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आप पर आऊंगा। जिस तरीके से संजय जी आपने तमाम बातें कही, आप पर भी मैं लौटूंगा, तमाम चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन मनोज जी मैं आपके पास आऊंगा। खरगोन में आप किस तरीके से समीकरण फिलहाल देख रहे हैं? खरगोन की जो सीटें हैं उनमें 6 सीटों में क्या कुछ आपको लग रहा है? क्या कांग्रेस यहाँ बाजी मारेगी, भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है, या अगर जो भी समीकरण आपको लग रहा है क्या वजह उसकी आप देख रहे हैं मनोज जी? खरगोन जिले में 6 सीटें हैं। वर्तमान में 2018 में 5 सीटें कांग्रेस के पास थे। एक निर्दलीय केदार डावर भगवानपुरा से जीते थे, उन्होंने भी कांग्रेस को समर्थन कर दिया। फिलहाल 2023 के चुनाव में लगभग सभी प्रत्याशी रिपीट हुए हैं। बड़वा पे कांग्रेस के जो सचिन पिरला विधायक बने थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने तो बीजेपी से बड़वा से उनको टिकट दिया है और
कांग्रेस ने यहाँ नया चेहरा बड़वा से नरेंद्र पटेल को उतारा है। इसी प्रकार भगवानपुरा से बीजेपी ने चंदर बास्कले को टिकट दिया है, नया युवा लड़का। कुल मिलाकर यहाँ 6 सीटों पर बड़ा घमासान मचा हुआ है। भाजपा अपनी घोषणाओं और हिंदू धर्म और राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस अपनी जो 15 महीने की सरकार थी, बीजेपी ने किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार गिराई है, उस बात को लेकर जनता के बीच में जा रही है। लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो खरगोन जिले में विकास के नाम पर अभी तक ठेंगा ही मिला है जनता को। यहाँ पर जिला मुख्यालय पे न तो मेडिकल कॉलेज है, न जिला न्यायालय है, न रेल लाइन आई है। 30 साल से रेल लाइन की मांग की जा रही है पिछले 90 के चुनाव से, लेकिन आज तक किसी ने रेल की पटरी डाली नहीं। 2013 में नर्मदा का पानी की बात की गई थी और चुनाव लड़े गए थे विधानसभा में, लेकिन आज भी खरगोन के कंठ नर्मदा के पानी के नाम पर प्यासे हैं। फिर भी इस चुनाव में खरगोन विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से भाजपा से बालकृष्ण पाटीदार पूर्व मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के वर्तमान विधायक रवि जोशी है। रवि जोशी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बालकृष्ण पाटीदार चौथा चुनाव लड़ रहे हैं। बालकृष्ण भाई यहाँ से 2008 में जीते थे और लगभग कांग्रेस के प्रत्याशी को 24,000 मतों से हराया था और 2013 में भी बालकृष्ण भाई पाटीदार ही जीते थे। 2018 में रवि जोशी ने बालकृष्ण पाटीदार पूर्व मंत्री को हराकर यह सीट कांग्रेस की झोली में डाली थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट भी बनी थी। अब 2023 की स्थिति यह है कि यहाँ पर विकास की बातें हो रही हैं, अपने अपने दल दोनों अपने अपने वादे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का चुनाव मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का चुनाव दोनों प्रत्याशियों के व्यवहार को देखकर जनता मत देगी। निश्चित तौर पर देखिए, स्थानीय प्रत्याशियों को एक अलग यहाँ पर प्रभावशीलता उनकी है, लेकिन जो लगातार 18 साल से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार में है, क्या जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो कितना पूरी एंटी इनकम्बेंसी के चलते लगातार हम देख रहे हैं कई सर्वे भी ऐसे निकल कर आए हैं जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये सर्वे जा रहे हैं। आरएसएस का सर्वे भी शुरुआती जब चुनावी घोषणा हुई उसके समय आया, तो एंटी इनकम्बेंसी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इस बार खासकर अगर मैं खरगोन की बात करूँ या निभा रही है? में बिल्कुल ये सभी चीजों को आम मतदाता मायने रख रहा है और अपने विचार में रखा हुआ है और परिस्थिति स्थिति जो भी बनेगी, लेकिन यहाँ पर खरगोन का चुनाव बड़ा मुकाबले का हो गया है। अब पिछली बार तो अगर 2018 की बात करें 6 सीटें कांग्रेस की थी, 2023 में भी कांग्रेस की बढ़त लगेगी या 3 सीटें हो सकती है। निश्चित तौर पर जो तमाम देखिए स्थानीय स्तर की आपने मुद्दों की बात की, स्थानीय मुद्दे निश्चित तौर पर चुनाव में रहते हैं और जो जनता है उन्हीं को ध्यान में रखकर वोटिंग करती है। लेकिन इससे पहले संजय जी से मैंने बातचीत की, जो तमाम जो नेता आ रहे हैं, चुनावी सभाएं हो रही हैं, ये किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका आप निभाएंगे? क्योंकि जो कम समय बचा हुआ है, अब आगामी समय में लगातार दौरे होंगे, दिग्गज नेता यहाँ पहुंचेंगे, वो कितना प्रभावित यहाँ पर आम जनता को करेंगे? क्योंकि अब तमाम राज्यों में हम चुनाव देख रहे हैं, तमाम जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, वो भी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में प्रभावित करते हैं। मनोज जी, मुद्दों को भी देखा जाता है। जो बड़े नेताओं की बात की आपने दोनों दलों की, यहाँ पर अभी बड़े नेताओं की बात करें तो दोनों दलों से कोई खास प्रभावी नेता यहाँ पर चुनावी सभा में नहीं आए हैं। स्थानीय प्रत्याशी अपने स्तर पर और अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। यहाँ रूठे हुए भी लोग बैठे हैं, भाजपा से भी कांग्रेस से भी, कुल मिलाकर गुटबाजी भी बहुत हावी है दोनों दलों में। और उसके बाद भी दोनों प्रत्याशी अपने अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर जनता के बीच जा रहे हैं। यहाँ पर वोटों की बात की जाए तो 2,43,095 वोट खरगोन विधानसभा में है, जिसमें 1,23,000 पुरुष मतदाता हैं और 1,20,000 के आसपास महिला मतदाता है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जी हाँ बड़ा मतदाता क्षेत्र है। ब्राह्मण समाज है और भी यादव समाज है, माली समाज है, बहुतर समाज है, कहार, कुमार, रघुवंशी, डांगी, अनुसूचित जनजाति, सभी को मिलाकर 2,43,000 वोटों का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जातिगत समीकरण भी हैं और तमाम मुद्दे भी हैं, हालांकि स्थानीय मुद्दे हमेशा हावी रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुकेश जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से बुरहानपुर का हम जिक्र करें, 2 यहाँ पर सीटें हैं और आपने तमाम मुद्दों का जिक्र भी इससे पहले किया, लेकिन फिलहाल क्या कुछ हम तस्वीर आप इन 2 जिलों में 2 विधानसभा सीटों पर देख रहे हैं? स्थानीय मुद्दे, जैसा कि मनोज जी ने जिक्र किया, संजय जी ने जिक्र किया कि स्थानीय मुद्दे हमेशा से हावी रहे हैं और सवाल ये भी कि जो लगातार सभाएं हैं, लगातार राष्ट्रीय मुद्दों का प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आना है, इन सबको मिला के एक तस्वीर जो है 2 विधानसभा में क्या किस तरीके से दिखाई दे रही है? मुकेश जी। विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी बुरहानपुर से जो थे, उनके प्रति कहीं ना कहीं
कोई विकास कार्य नहीं कराने के कारण जनता उनसे असंतुष्ट है। बावजूद इसके बात नेपानगर की करें तो नेपानगर में कांग्रेस ने इस बार नए प्रत्याशी को प्रत्याशी बनाया, नए कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया, और जो प्रत्याशी नेपानगर में बनाए गए गिंदमई करके, उनका प्रारंभिक दौर से कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें भारी विरोध हुआ, कई पुतले जलाए गए और भारी आक्रोश कांग्रेस में। वहीं भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा से पूर्व विधायक राजेंद्र दादू की बेटी जो पूर्व में विधायक रही है और वर्तमान में कृषि मंडी बोर्ड की चेयरमैन है, उपाध्यक्ष है, तो वो यहाँ इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है, जबकि पूर्व में विधायक जो है वो सुमित्रा कासबे करती। तो मंजू श्री दादू को टिकट देने के बाद भाजपा के ही एक अन्य बागी रतिलाल चिल्लात्रे जो पूर्व जनपद उपाध्यक्ष अध्यक्ष हुआ करते थे, वो भी इस बार मैदान में है और कहीं ना कहीं उनके नाराजगी के चलते वो उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन आज की तारीख में नेपानगर में त्रिकोणी मुकाबले की स्थिति बनी हुई है और बुरहानपुर के अंदर चतुष्कोणीय मुकाबले। लेकिन बावजूद इसके अगर मुद्दों की हम बात करें तो कांग्रेस यहाँ अपने जो वचन पत्र उसको लेकर के आधार बना के चुनाव मैदान में, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति यहाँ विशेष करके जो देखा जा रहा है, जो लाडली बहना स्कीम रही है उससे जो आम महिला मतदाताओं के खातों के अंदर जो 1250 रुपए पहुंचे, और कहीं महिला मतदाता है जो है वो कहीं ना कहीं कमल के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित दिखती है, और ऐसा लगता है कि महिला वोट बैंक जो है इस बार वो बुरहानपुर में निश्चित तौर पे काफी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ पर महिलाएं भी प्रत्याशी हैं तो इसका भी एक जरूर अंतर आएगा, और हमने जिस तरीके से देखा कि लगातार महिलाओं को साधने की कोशिश भी की गई, तमाम चाहे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी तमाम बातें की गई हैं, आरक्षण का मुद्दा लगातार उठा। फिलहाल महिलाओं को लेकर जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, जिन योजनाओं का आपने जिक्र किया, उसको लेकर क्या कुछ आगे की तस्वीर नजर आती है कि यहाँ के जो महिला वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करेंगी, या फिर जो स्थानीय स्तर पर जो चेहरे हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं वोटर्स में अभी कंफ्यूजन है, या क्या कुछ वोटर्स के अगर नजरिए से देखा जाए तो क्या कुछ स्थिति फिलहाल दिखाई देती है? सर, ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले 6 माह से बुरहानपुर भाजपा प्रत्याशी जो ग्राउंड लेवल पे अपनी योजना बनाकर क्रियान्वयन में लगी हुई थी, और वर्तमान में एक कमल मेहंदी अभियान चल रहा है जिसमें महिलाओं के हाथों पर कमल का चिन्ह बनाया जा रहा है, और ये घर घर ये अभियान चालू है, और एक बड़ा कार्यक्रम बीच में 2 तारीख के दिन कमल चौक पे किया गया था। तो उससे ऐसा लग रहा है कि महिलाओं का कहीं ना कहीं रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिख रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर बागी प्रत्याशी जो हर्षवर्धन सिंह चौहान खड़े हुए हैं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान जी के, तो वो कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से कुछ लोग हैं, वह जिला कार्यालय जाकर के यहाँ जिलाध्यक्ष जी को अपने इस्तीफे जरूर दे रहे हैं, लेकिन उसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये नहीं कह सकते। आने वाले समय निश्चित तौर पर यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि बुरहानपुर में जैसे आज कैलाश विजयवर्गीय जी रैली कर रहे हैं और आम सभा को संबोधित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की भी चर्चा काफी चल रही है कि चुनाव जो है बुरहानपुर का अल्पसंख्यक प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। अल्पसंख्यक प्रभावित क्षेत्र होने के कारण कहीं ना कहीं वोटों का ऐसा लगता है कि चुनाव नजदीक आते आते ध्रुवीकरण होगा, और ध्रुवीकरण में निश्चित तौर पर स्टार प्रचारकों की भूमिकाएं बहुत प्रभावी होगी, जिससे मतदाताओं को अपना मन बनाने में और ज्यादा सुविधाएं होगी। निश्चित तौर पर देखिए, हम तमाम मुद्दे हैं, मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ राकेश शर्मा जी जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेश जी, जिस तरीके से तमाम समीकरण हम देख रहे हैं, फिलहाल अगर आप झाबुआ अलीराजपुर में जो समीकरण बनते हुए देख रहे हैं, क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि यहाँ पर ST/SC के तमाम वोटर्स हैं और कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा विक्रांत भूरिया यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, फिलहाल आपको क्या कुछ लग रहा है, स्थानीय स्तर पर क्या कुछ समीकरण फिलहाल कह रहे हैं? डॉक्टर विक्रांत भूरिया यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनकी पृष्ठभूमि एक कद्दावर नेता के रूप में उनके पिताजी कद्दावर नेता रहे हैं, और विक्रांत भूरिया स्वयं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने भानु भूरिया को, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, वे चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा चुनाव झाबुआ सीट पर हमको देखने को मिलेगा। मैं झाबुआ प्रॉपर विधानसभा सीट की बात कर रहा हूँ। 2019 के उपचुनाव में विक्रांत भूरिया के पिताजी कांतिलाल भूरिया जी ने भानु भूरिया को ही हराया था, जो अभी वर्तमान में बीजेपी की ओर से चुनाव विक्रांत भूरिया के सामने लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर विक्रांत भूरिया और भानु भूरिया के बीच में एक कांटा जोड़ मुकाबला हमको देखने को मिलेगा, और चूंकि झाबुआ जिला परंपरागत रूप से, झाबुआ जिले में 3 सीटें हैं, झाबुआ, थानला और पेटलावद, तो झाबुआ जिला कहीं न कहीं कांग्रेस को
या यूं कहें कि कांग्रेस का परंपरागत गढ़ रहा है। लेकिन इस बार चूंकि बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है, बीजेपी के चेहरे भी दमदार है, तो दिलचस्प मुकाबला हम लोगों को भाजपा और कांग्रेस के मध्य देखने को मिलेगा। राजेश जी, अलीराजपुर में किस तरीके से आपको क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि जो चुनावी तस्वीर है, जो समीकरण को लेकर फिलहाल बात करें, क्या कुछ समीकरण आपको दिखाई देते हैं और आगे की जो तस्वीर लगातार हम बदलते हुए देख रहे हैं वो किस तरह से आपको दिखाई दे रही है? अलीराजपुर जिला भी कहीं न कहीं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है और मध्य प्रदेश के मानचित्र पर अलीराजपुर की भी अपनी एक व्यापक पहचान है, व्यापक फलक पर अलीराजपुर जाना जाता है। अलीराजपुर जिले में 2 सीटें हैं, एक अलीराजपुर प्रॉपर विधानसभा क्षेत्र और जोबट। अलीराजपुर में अभी वर्तमान जो विधायक है कांग्रेस के मुकेश पटेल जी, वो कांग्रेस की ओर से कैंडिडेट है और उनके सामने पूर्व विधायक रहे हैं नागर सिंह चौहान, वो बीजेपी की ओर से इस बार 2023 का जो विधानसभा का चुनाव है, मुकेश पटेल के सामने नागर सिंह चौहान जी को भाजपा फिर से मौका दिया है। क्योंकि नागर सिंह चौहान पूर्व विधायक रहे हैं, उनके पास एक व्यापक अनुभव है। मुकेश पटेल जी वर्तमान विधायक हैं और मुकेश पटेल जी वेस्ता पटेल कांग्रेस के एक बड़े लीडर हुआ करते थे, उनके बेटे हैं, और महेश पटेल भी एक बड़े कद्दावर नेता हैं, उनके भाई हैं। तो मुकेश पटेल जी के साथ में वेस्ता पटेल और महेश पटेल जी का पारिवारिक बैकग्राउंड होना ये उनके पक्ष में जाता है। और नागर सिंह चौहान चूंकि पूर्व विधायक है, भाजपा के बड़े समर्पित नेता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनके साथ युवाओं की एक बड़ी फौज है। तो अलीराजपुर विधानसभा सीट पर, मैं अलीराजपुर की बात कर रहा हूँ प्रॉपर की, वहां पर एक अच्छा चुनाव देखने को मिलेगा। लेकिन बीजेपी की ओर से पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष है, उन्होंने अपने भाई को फॉर्म जरूर भरवाया है बागी के तौर पर। तो ये कहीं न कहीं थोड़ा सा बीजेपी को इस दिशा में एक कहीं न कहीं थोड़ा सा उनके अभियान पर, उनकी रफ्तार पर, क्योंकि उनका पूर्व जिला अध्यक्ष स्वयं अपने भाई को अगर फॉर्म भरवा रहा है, तो वो कहीं न कहीं एक फैक्टर है जिससे बीजेपी को जूझना होगा। पर सूरत हाल अलीराजपुर उतना आसान न कांग्रेस के लिए है न बीजेपी के लिए, बड़ी काटा। ठीक है राजेश जी, एक छोटा सवाल ये भी कि क्या आपको ये माना जाए, तमाम आपने जो विश्लेषण किया, कि यहाँ पर दोनों ही जिलों में कांग्रेस अब आगामी समय मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है? नहीं, ऐसा तो अपन नहीं कह सकते। जैसे अब चूंकि मैंने ये कहा आपको कि झाबुआ और अलीराजपुर ये दोनों जिले परंपरागत रूप से कांग्रेस के गढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी जीती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि नागर सिंह चौहान जो अभी इस बार बीजेपी के कैंडिडेट है, वो स्वयं पूर्व विधायक रहे हैं भाजपा से। 2023 में मैं अगर जोबट की बात करूं, अलीराजपुर जिले के जोबट विधानसभा क्षेत्र से, तो वहां से सुलोचना रावत में भी जो 2021 का उपचुनाव हुआ था, उसमें उन्होंने बीजेपी के टिकट से उन्होंने महेश पटेल को हराया था। मैं जोबट की बात कर रहा हूँ, अलीराजपुर जिले की दूसरी जो विधानसभा सीट है जोबट। तो 2021 में चूंकि 2023 में कांग्रेस की ओर से सेना महेश पटेल है, जो कांग्रेस की ओर से जोबट से लड़ रही है, और बीजेपी की ओर से विशाल रावत लड़ रहे हैं, जो कि पूर्व मंत्री सुलोचना रावत के बेटे हैं। सुलोचना रावत जी के बारे में आपको पता है कि वो बीमार होने के कारण अभी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हैं। उनके बेटे को भाजपा ने ये 2023 विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हैं। यहाँ से बीजेपी के जो कद्दावर नेता है माधो सिंह दावर, वो बागी होकर लड़ रहे हैं जोबट से। 2018 में यहाँ से कलावती भूरिया विधायक रही थी, उन्होंने बीजेपी के माधो सिंह दावर को हराया था। कलावती भूरिया कांतिलाल भूरिया जी की भतीजी है। कलावती भूरिया का कोरोना से निधन होने पर 2021 में जोबट में उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव में सुलोचना रावत को बीजेपी ने टिकट दिया था और उन्होंने महेश पटेल को हराया था। और सुलोचना रावत मंत्री भी रही है मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में। तो ये सिनेरियो है। तो ऐसा मैं एकदम नहीं कह सकता हूँ कि पूरी तरह कांग्रेस की ओर ट्रेंड जा रहा है। बीजेपी ने भी यहाँ पर दोनों जिलों में, झाबुआ और अलीराजपुर में, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पर निश्चित तौर पर कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं, जैसे पलायन है, बेरोजगारी है, कुपोषण है, सिकल सेल जो एनीमिया होता है, ये स्थानीय मुद्दे हैं। और इसको लेकर के भी कहीं न कहीं मुझे लगता है कि लोकलाइट जो इश्यूज हैं, लोकलाइट जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, वो भी इन दोनों विधानसभा क्षेत्र को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर दमदार टक्कर देखने को जरूर मिलेगी, कड़ा मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मनोज रघुवंशी जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से मनोज जी आपने तमाम जिक्र भी पहले किया कि तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर भी चुनाव लड़ा जा रहा है और वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है। हमेशा की तरह इस बार भी वही मुद्दे हैं जो कि चुनाव में प्रभाव पैदा करते हैं। लेकिन मनोज जी, दल बदल की राजनीति इस बार हमने काफ़ी देखी है और साथ ही जो स्थानीय मुद्दे हैं
वो ज़रूर जनता के दिमाग और दिलों में रहते हैं, लेकिन वो उस तरीके से पूरे प्रदेश में निकलकर सामने नहीं आ पाए। चाहे प्रदेश भर में तमाम मुद्दों को ले लो, बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए, या तमाम और भी ऐसे मुद्दे हैं जिनको चर्चा जितनी होनी चाहिए थी वो उतने नजर नहीं आए, क्योंकि दल बदल की राजनीति बहुत हावी रही और साथ ही नाराज नेताओं को मनाने का सिलसिला लगातार हमने देखा है। तो फिलहाल जो दल बदल की राजनीति है उससे क्या कुछ जनता के मन की मना स्थिति है? क्या अभी कंफ्यूजन बना हुआ है? क्योंकि जिन नेताओं को वोट बीजेपी के लिए दिया था वो आगे कांग्रेस में शामिल हो गए या कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो गए, तो जनता के नजरिए से क्या कुछ मना स्थिति इस बार आप देख रहे हैं? जनता की नजर में दल बदल जो नेता लोग हैं, पूरे प्रदेश की बात करें, सिंधिया जी से लेकर सिंधिया ग्रुप के जो लोग हैं, या भाजपा से जो कांग्रेस में गए, कांग्रेस से जो भाजपा में गए, केवल कुर्सी के लिए कर रहे हैं। इनको जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। ये सब अपनी चैन से अपनी सीट जमाना चाहते हैं। ये आम लोगों में एक आम प्रतिक्रिया हो गई है। इनको लेकर पूरे प्रदेश की जनता यही देखती है कि नेता जनप्रतिनिधि हम अपने वोट से इनको बनाते हैं, ये इनके स्वार्थों के लिए दल बदल लेते हैं। लेकिन क्षेत्र का विकास की जहाँ बात होती है तो क्षेत्र का विकास के नाम पर जनता हमेशा ठगी जाती है। खरगोन में भी कई चुनाव हुए हैं, लेकिन अभी तक रेल की लाइन आज तक नहीं बनी। रेल के मुद्दे पर यहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़े गए, विधानसभा चुनाव लड़े गए, आज तक रेल का कोई दूर दूर तक पता नहीं है। मेडिकल कॉलेज नहीं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। अभी सीएम साहब ने मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी है। देश का प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है। अभी चुनाव के पहले सितंबर महीने में 33 करोड़ की यहाँ योजना की घोषणा होगी, तो घोषणा होने के बाद उनका अमल भी तो होना चाहिए। ऐसे कैसे 2013 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नर्मदा की पाइपलाइन की बात की थी, खरगोन के घर घर नर्मदा का पानी जाएगा, लेकिन अभी तक आपसे बात कर रहा हूँ तब तक खरगोन के कंठ आज भी नागरिकों के नर्मदा के पानी के नाम पर प्यासे ही हैं। योजनाएं हो गई शुरू, लेकिन योजनाओं को इसके 20 साल थोड़े लगते हैं, इससे 20-25 साल नहीं लगते। साहब अगर घोषणा करा तो अमल भी होना चाहिए। रही बात स्थानीय मुद्दे तो आज भी हम लोग भोग रहे हैं। कई तरह के मुद्दे हैं यहाँ पर, न तो ट्रैफिक की व्यवस्था है, न कोई बाईपास है। आज तक अभी जस्ट यहाँ बैठे जुलवाने रोड पर जाम लगा हुआ है 1 किलोमीटर का, आचार संहिता चल रही है, कोई देखने वाला नहीं। प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जनता भोग रही है अपनी समस्याओं को। मूलभूत सुविधा के लिए खरगोन के नागरिक तरसते हैं। अब इस चुनाव में भाजपा अपने मुद्दे कर रही है, कांग्रेस अपने मुद्दे बता रही है, लेकिन यहाँ पे खरगोन विधानसभा का चुनाव भाजपा जहाँ भाजपा के नाम पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस प्रत्याशी के व्यवहार पर चुनाव लड़ा। निश्चित तौर पर मुद्दों पे उतनी चर्चा भी इस बार देखने को नहीं मिली है। समय की फिलहाल हमारे पास कमी है। आप सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया करना चाहूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजय जी आपका बहुत शुक्रिया, मुकेश जी आपका शुक्रिया, मनोज जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो तमाम जो समीकरण फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, तो कड़ा मुकाबला दोनों मुख्य दलों के बीच में दिखाई दे रहा है। हालांकि कई और पार्टियां हैं जो मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से अलीराजपुर की बात करें, बुरहानपुर की बात करें, खंडवा की बात करें, खरगोन की बात करें, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और तमाम स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर जनता कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण तरीके से वोट करने वाली है। हालांकि तमाम जो मुद्दे हैं, कहें कि दल बदल की राजनीति है, वो भी यहाँ पर देखने को मिली है और उसका ज़्यादा असर यहाँ पर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।